नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से लखनवी अंदाज पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आएगा। लखनवी अंदाज, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी परंपरा कोई भी शहर से संबंधित, जैसे लखनऊ शहर में लखनवी अंदाज होता है। इसके राइटर है यशपाल, जिनका जन्म 1903 में हुआ था। ये एक मशहूर निबंधकार भी है, उपन्यासकार भी है तथा कहानीकार भी है। ये कहानी उन्होंने लखनवी अंदाज में किसी लखनवी अंदाज के आदमी जो उसी अंदाज को निभाता है, उसी के बारे में बताया गया है। यशपाल ने एक कहानी लिखने के लिए सबसे पहले एकांत में कहानी लिखने के लिए उन्होंने एक ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट लिया। क्यों? क्योंकि वो एक कहानी लिखना चाहते थे तथा एकांत में लिखना चाहते थे, एकांत में समय बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। जैसे ही वो सेकंड क्लास के ट्रेन में चढ़े, यानी अपने डिब्बे में बैठे, तो वहाँ पर एक सफ़ेद पोश, यानी सफ़ेद पोश का मतलब होता है एक सज्जन आदमी, ठीक है। तो वो वहाँ पर एक पहले से ही सफ़ेद पोश लखनवी अंदाज में पालथी मार के, यानी पैरों को मोड़ कर बैठना, वो पहले ही उस डब्बे में बैठे हुए थे। जैसे ही लेखक ने उस डब्बे में प्रवेश किया, नवाब साहब ने उनको अनदेखा किया। लखनवी अंदाज में वो नवाब साहब थे जो उस डिब्बे में पहले से ही बैठे थे। उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, मतलब उसकी ओर देखा ही नहीं, उससे बात करने का इच्छा ही नहीं थी। उनकी कंपनी भी, यानी संगति भी उनको पसंद नहीं थी, यानी वो एकांत में बैठना चाहते थे। और इसका एक कारण और हो सकता है कि वो अपने आप को एक रईस यानी अमीर इंसान मानते थे। वो किसी की दखल अंदाजी यानी किसी की संगति नहीं मानते थे, मतलब किसी के साथ यात्रा नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने लेखक को अनदेखा किया, यानी उसकी ओर देखा ही नहीं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि नवाब साहब ने लेखक से बात करने के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाया, तो इसका कारण आप ये लिख सकते हैं कि नवाब साहब को उसकी संगति पसंद नहीं थी। नवाब साहब अकेले में यात्रा करना चाहते थे। नवाब साहब एक रईस यानी अमीर आदमी का दिखावा कर रहे थे। इस कारण, कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नवाब साहब ने लेखक से बात नहीं करने का निश्चय किया। फिर लेखक यशपाल उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर भी नवाब साहब उसकी ओर नहीं देखते हैं तथा उसे नज़रअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं। कुछ देर बाद नवाब साहब ने बोला आदाबर्ज। आदाबर्ज एक उर्दू का शब्द है जिसे हम हिंदी में किसी को भी बोलते हैं नमस्कार। वैसे ही लखनवी अंदाज में कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से एक ये है आदाबर्ज। आदाबर्ज का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लखनवी अंदाज नमस्कार बोलते हैं, वैसे ही उर्दू में आदाबर्ज बोलते हैं किसी को विश करने के लिए। तो नवाब साहब ने लेखक को नमस्कार किया, आदाबर्ज किया, तो लेखक ने भी, यशपाल ने भी आदाबर्ज किया, यानी नमस्कार किया। फिर बोला, तो उन्होंने पूछा, नवाब साहब मतलब अपने आप को एक रईस इंसान बताना चाहते थे लेखक को, यानी किस प्रकार रईस लोग रहते हैं, एकांत में यात्रा करते हैं तथा लोगों से अपने आप को स्पेशल, विशेष बताने के लिए दिखावा करते हैं। तो इस लेसन में ये भी, इस पाठ के अंदर ये भी है कि नवाब साहब अपने आप को स्पेशल, विशेष आदमी बताते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, आडंबरपूर्ण शैली यानी दिखावा करते हैं, अपने आप का दिखावा करते हैं अपने आप को रईस बताने के लिए, इसलिए वो लेखक से बात नहीं करते। बाद में नवाब साहब ने क्या किया, अपने आप को विशेष आदमी बताने के लिए, रईस बताने के लिए अपने बैग में से एक तौलिया जिससे हम पूछते हैं
नहाने के बाद वो तौलिया सीट पर लाते हैं, सीट पर लाते हैं। फिर बैग में से 2 बड़े बड़े खीरे निकालते हैं। खीरे आपने खाए होंगे, ठीक है। तो खीरे निकालते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से लोटे से वो उनको साफ करते हैं ट्रेन से बाहर, ठीक है। फिर उनको तौलियों से पोंछ लेते हैं, पोंछ करके उसी तौलिए पर रखते हैं। फिर आराम से अपनी जेब से चाकू निकालते हैं, चाकू निकालकर उसको काटते हैं, साफ करते हैं, उसके छिलके उतारते हैं, जो अंदर जाग होता है उसको ट्रेन से बाहर फेंकते हैं। फिर पूरे को एक एक सीरीज में काट कर उन तौलियों पर रखते हैं। फिर अपने बैग में से जो नमक मिर्च पाउडर होता है ना, वो उन खीरों पर छिड़कते हैं मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा डालते हैं ताकि उनका टेस्ट और अच्छा लगे, स्वाद और अच्छा लगे। तो ये सब देखकर लेखक को खीरे खाने का मन हुआ कि इतना लजीज, यानी उनके मुंह में पानी आ रहा था। पानी का मतलब उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। तो नवाब साहब ने उनको खीरे बोले, आप लीजिए खीरे का शौक फरमाइए। शौक फरमाइए का मतलब बोलते हैं आप खीरे का आनंद लीजिए, खीरा खाइए। तो लेखक ने धन्यवाद कहकर ठुकरा दिया, मतलब मना कर दिया। वो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए, धन्यवाद, पूछने के लिए धन्यवाद। फिर नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब क्या करते थे, अपने आप को स्पेशल विशेष आदमी बताने के लिए क्या किया उन्होंने, उन्हीं खीरों को नाक के पास ले जाकर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक एक इसी तरह हर एक खीरे को पकड़कर नाक से सूंघकर बाहर फेंक दिया। अब क्यों? अब इसका सवाल पूछेंगे, उसने इतने प्रयास से इन खीरों को काटा, नमक मिर्च लगाया, क्यों बाहर क्यों फेंक दिया? तो इसका कारण ये है कि वो अपने आप को एक विशेष आदमी मानते थे ना। तो लेखक के सामने अगर वो खीरे खाते तो अपने आप को छोटा महसूस करते, कम अमीर मानते। क्यों? क्योंकि खीरे कोई भी लोग खा सकते हैं, इसीलिए उससे परेशानी हो जाती थी लेखक के सामने खीरे खाने के लिए। अब खीरे उसने इतने प्रयास से उसने खीरे काटे, नमक मिर्च लगाए, फिर भी उसने बाहर क्यों फेंके? ताकि अमीर लोग अपना दिखावटीपन बता सके लोगों को, किस तरह अमीर आदमी इन खीरों को बिना खाए हुए बाहर फेंक सकते हैं अपने आप को स्पेशल विशेष मानने के लिए। जब लेखक को ये पता लगा कि नवाब साहब ने ये क्यों किया ऐसा, तो उसको लग गया लेखक को कि नवाब साहब भी अपने आप को एक मतलब झूठा दिखावटीपन कर रहे हैं, झूठी शान शौकत वाले हैं। अगर पूछा जाए आपको कि इस पाठ का नाम लखनवी अंदाज के अलावा कौन सा हो सकता, तो आप ये भी लिख सकते हैं झूठी शान या दिखावटीपूर्ण शैली, दिखावटीपन, दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। ये 3-4 नाम है। आप इस लखनवी अंदाज पाठ के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं। तो नवाब साहब ने सारे खीरे सूंघ सूंघ कर बाहर फेंक दिए और बड़ी शान से लेखक की ओर देखने लगे। मतलब उसने अपना आप को ऐसा लगाया जैसे वो एक बहुत बड़े आदमी हो, एक स्पेशल विशेष आदमी हो, ताकि वो अपने आप को स्पेशल विशेष आदमी बता सके नवाब साहब को कि मैं कितना रईस हूँ, रईस लोग ऐसे करते हैं। तो लेखक को भी कुछ गलत लगा कि ये खीरे इतने प्रयास से काटे फिर भी बाहर फेंक दिए। तो लेखक को पता लग गया कि ये आदमी झूठा दिखावा कर रहा है। अब लेखक को एकांत में यात्रा करनी थी, लेकिन नवाब साहब वहाँ थे। फिर भी लेखक ये विचार करना चाहता था कि वो ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर जो प्राकृतिक दृश्य है, नेचर ब्यूटी, प्राकृतिक दृश्य है, वो उनको देखकर कुछ कहानी लिखना चाहता था। लेकिन नवाब साहब के कारण उसका ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। बाद में लेखक का ये मानना था कि कहानी लिखने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। कौन कौन सी? एक तो विचार, एक पात्र और घटना। कहानी लिखने के लिए विचार भी होने चाहिए, पात्र भी होने चाहिए और घटना भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें होगी तो हम एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। इसमें नवाब साहब ने जो खीरे वाला किया, तो आपको वो विधि भी याद रखनी है कि किस प्रकार उन्होंने सबसे पहले तौलिया बिछाया, खीरा निकाला, खीरे को पानी से लोटे से साफ किया, फिर उनको काटा, नमक मिर्च, ये पूरी विधि आपको आनी चाहिए। जिस तरह इसके अलावा भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अलावा कोई और ऐसी
खाद्य पदार्थ की चीज़ें बताइए जिससे आप पूरा तैयार करके खा सकते हैं। जैसे पान को भी क्या करते हैं, हम पान को निकालते हैं, उसके जो पत्ते पर जो डंडी होती है उसको काटते हैं, फिर उसको कत्था डालते हैं, फिर लौंग इलायची ये डालकर फिर खाते हैं। तो ऐसी ये भी विधि, उसी प्रकार खीरे की भी विधि आप दोनों को आपको आनी चाहिए। इसके अलावा लेखक ने बोला था ना कि कहानी लिखने के लिए विचार, घटना और पात्र ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो जब लेखक को ये पता लगा कि इन्होंने खीरे वाला काम भी कर दिया, यानी खीरे को भी बाहर फेंक दिया, तो कहानी लिखने के लिए इन तीनों चीजों की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि नवाब साहब ने ऐसा काम किया है। तो जबकि जरूरी किया है कहानी लिखने के लिए विचार, घटना और पात्र, ये तीनों चीजें कहानी लिखने के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार नवाब साहब ने अपने आप को विशेष बताने के लिए और एक झूठा दिखावा करने के लिए लेखक के सामने बहुत सारी चीजें की, जिससे वो लग सके कि वो एक विशेष और अमीर आदमी है। लेखक को भी पता चल गया कि नवाब साहब उसके सामने झूठा दिखावा कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि लेखक एकांत में यात्रा क्यों करना चाहता था, तो आपका उत्तर क्या होगा? लेखक एकांत में इसलिए यात्रा करना चाहता था कि वो एक नई कहानी लिख सके, एकांत में कुछ सोच सके तथा रेल की खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य को देख सके और कुछ विचार आ सके। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहानी लिखने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कहानी लिखने के लिए विचार होने चाहिए, पात्र होने चाहिए, घटना होनी चाहिए। ये तीनों चीजें होगी तो हम एक सफल पूर्ण कहानी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि लेखक के डिब्बे में घुसने के बाद नवाब साहब ने उससे बात करने में उत्साह क्यों नहीं दिखाया, तो इसका भी आप उत्तर ये लिख सकते हैं कि नवाब साहब एकांत में यात्रा करना चाहते थे। दूसरी बात, अपने आप को विशेष आदमी बताना चाहते थे, रईस अमीर आदमी बताना चाहते थे। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि वो खीरा खाना चाहते थे ना, इसलिए अगर लेखक उसमें होगा तो एक आम आदमी जैसा उसको लगेगा, इसलिए उसने लेखक को अनदेखा किया तथा उससे बात करने में उत्साह नहीं दिखाया। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि खीरे खाने की प्रक्रिया को लिखिए, तो नवाब साहब ने किस तरह खीरे की प्रक्रिया को स्टार्ट किया, जैसे शुरू किया था। जैसे उसने सबसे पहले तौलिया बिछाया, फिर खीरे को निकाला, उनको लोटे के पानी से साफ किया, फिर जेब से चाकू निकाला, फिर खीरों को काटा, उसके अंदर जो भी झाग वगैरह था उस सबको खिड़की के बाहर डाला, फिर रखे खीरे, फिर बैग में से नमक मिर्च जो भी पाउडर होता है ये सब निकाला ताकि उनको अच्छे से रख सके। तो ये खीरे खाने की प्रक्रिया भी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी लिखी जा सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। कहानी लिखने के लिए विचार, घटना, पात्र ये तीनों चीजें जरूरी है, इसलिए बिना विचार, घटना और पात्र के हम कहानी नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जिसके लोग आदी होते हैं, जो सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 3-4 बार हाथ धोते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 3-4 बार ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, ये अच्छी बात होती है। इनको बोलते हैं सनक। सनक का मतलब होता है लगाव और आदत एक तरह की। जैसे किसी को 3-4 बार हाथ धोने, दिन में 3-4 बार हाथ धोने की आदत होती है, किसी को 3-4 बार ब्रश करने की आदत होती है। वैसी ही कुछ चीजें नकारात्मक भी हो जाती है, ज्यादातर नकारात्मक होती है। जैसे किसी को कोई भी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, तो ज्यादातर चीजें क्या होती है? नकारात्मक। लेकिन कुछ चीजें सकारात्मक भी हो सकती है, दोनों, लेकिन ज्यादातर चीजें क्या होगी? नकारात्मक। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इस निबंध या इस निबंध को हम और कौन सा नाम दे सकते हैं, तो इस निबंध का नाम जैसे मैंने बताया आपको, बनावटीपन दे सकते हैं, झूठी शान दे सकते हैं, दिखावटीपूर्ण शैली दे सकते हैं, या
नवाब साहब का अंदाज दे सकते हैं। तो ये 3-4 नाम है, नवाब साहब का अंदाज, झूठी शान, दिखावटीपूर्ण शैली, ये सब चीज़ें हम इस निबंध का एक और नाम आपसे पूछा जाए कि आपके अनुसार इस निबंध का और क्या नाम हो सकता है, तो आप क्या देंगे? झूठी शान भी दे सकते हैं, नवाब साहब का अंदाज भी देख सकते हैं, और दिखावटीपूर्ण शैली भी देख सकते हैं, या नवाब साहब का दिखावटीपन। ये 3-4 नाम आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नवाब साहब की जो शैली थी वो लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि दोनों एकांत में यात्रा करना चाहते थे। लेखक एकांत में यात्रा क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो एक कहानी लिखना चाहता था, विचार बनाना चाहता था, उसको पात्र की आवश्यकता थी। तो एक नवाब साहब उनके लिए एक पात्र बन सकते थे कहानी लिखने के लिए, क्योंकि नवाब साहब उनको एक विचित्र अलग पात्र लगे, जिसको लेखक अपनी कहानी में लिख सकता है। कहानी के लिए विचार, पात्र तो हो गए, विचार भी हो गया, और घटना जैसे नवाब साहब ने खीरे की घटना की। तो इसके अलावा इस पूरे निबंध में ये बताया गया है किस प्रकार लोग झूठे तरीके से दिखावटीपन करते हैं, अपने आप को विशेष आदमी बताते हैं, तथा बनावटीपूर्ण शैली को अपनाते हैं। तो इन सभी बातों पर लेखक ने कटाक्ष प्रहार किया गया है। हमें ऐसी चीजें समाज में या लोगों को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये लेसन एक तरह से झूठे दिखावटीपन के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार यशपाल एक अच्छे निबंधकार है, तो उन्होंने इस निबंध में अच्छी तरह से बताया गया है कि झूठी दिखावटीपन हमें नहीं करना चाहिए, और कहानी लिखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और इन चीज़ों को करने से क्या क्या होता है। तो इस प्रकार ये लखनवी अंदाज का लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर का समाधान करेंगे। धन्यवाद।